हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 मिनट कॉन्सेप्ट। 10 मिनट में मैं कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाता हूँ, उस टॉपिक का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे संभावित क्वेश्चन कराता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध का उदय, राइज ऑफ मगध। मगध ही में ऐसा क्या था, मगध में ऐसा क्या था कि ये बाकी सब जो 16 महाजनपद था उसको कैप्चर करके एक बड़ा एम्पायर बनता है। देखिए, अभी ये 16 महाजनपद है, टोटल 16 महाजनपद है। अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे देखिए शिशुनाग जो है वो धीरे धीरे सारे 16 महाजनपद को कैप्चर कर रहा है। मतलब ये मगध है, ये धीरे धीरे और बड़ा बन रहा है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, अब ये कलिंग वंश का उदय हो रहा है। अब आगे क्या हो रहा है, अब आएगा नंद वंश। तो नंद वंश क्या कर रहा है, देखिए पूरे जो 16 महाजनपद है ना, वो पूरे 16 महाजनपद को अपने अंदर कर लिया। यहां पे बस एक सिंध बच गया और एक क्या बच गया, कलिंग बच गया और असाका बच गया। अब देखिए जब मौर्य एम्पायर आएगा तो पूरा भारत, अखंड भारत से लेकर पूरा अफगानिस्तान से लेकर पूरा क्या है, पूरा मौर्य वंश के अंदर आएगा। बस एक छोटा सा आपका डायनेस्टी बन जाएगा, वह कलिंग वंश बन जाएगा, जिसको अशोक आएगा। अशोक भी इनको अपने अंदर कर लेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए मगध की सफलता का कारण, भाई बाकी सब जो आपके 16 जनपद थे उन लोग क्यों नहीं इतने बड़े बन गए, मगध ही क्यों बड़ा बन पाया? उसके कारण है, उसके रीजन है। ये आपका मेंस का भी टॉपिक, मेंस में भी पूछ सकता है कि मगध ही क्यों भाई आगे बढ़ गया। ठीक है, तो कारण क्या है मगध के आगे बढ़ने का? देखिए क्या है, लाभप्रद भौगोलिक स्थिति। मगध जो था ना, मगध जहां पे था वहां पे लोहे का बहुत सारा भंडार था, लोहे का भंडार का निकट था। अब लोहे का भंडार निकट था तो बेस्ट क्वालिटी आपका वेपन बनेगा, जो हथियार बनेगा, हथियार की जो गुणवत्ता रहेगी वह एक नंबर रहेगी। अब उसका जो कैपिटल था राजगिरी है, राजगिरी जो कैपिटल था ना वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, चारों तरफ ऐसे पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ऐसे पहाड़ियों से। तो देखिए वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो एक प्राकृतिक किला की तरह काम करता था वो, है ना। तो इस कारण भी था कि मगध के उदय कारण। आगे क्या है, आगे क्या है, पाटलिपुत्र, जो उसका अगला राजधानी बनता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के नॉर्थ में गंगा बह रही है और पश्चिम में सोन नदी बह रही है। तो पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदी बह रही है, तो अगर गंगा और सोन नदी बह रही है तो क्या होगा, एग्रीकल्चर का बहुत बेस्ट साधन रहेगा। आराम से आपका एग्रीकल्चर और व्यापार और वाणिज्य के लिए भी अच्छा मार्ग रहेगा, कृषि के लिए भी सही रहेगा, है ना। और क्या है भैया, और क्या है, उन लोग ना पहले लोग थे जो बड़े पैमाने में हाथियों का इस्तेमाल किए थे, बड़े पैमाने। बाकी सब राजा घोड़े से आते थे और इन लोग हाथियों से आते थे। तो हाथी तो घोड़ा तो हाथी से डर ही जाएगा भैया, है ना। तो बड़े पैमाने पे हाथियों का इस्तेमाल। और अच्छे राजा, मगध के राजा जो थे वो बहुत अच्छे थे। कौन कौन से, जैसे बिंबिसार अभी आप लोग पढ़ेंगे, अजात शत्रु, महापद्मनाभ, उसमें मगध में एक नंबर बहुत अच्छे राजा थे। अब क्यों अच्छे राजा थे हम लोग समझते हैं। पहले मगध का सब हम लोग पढ़ते हैं कि सारे प्राचीन वंश मगध में कौन कौन से थे। तो सबसे प्राचीन वंश जो आया, ये सीजीपी से क्वेश्चन है, वो क्या है, सबसे प्राचीन वंश, उसका उस वंश का कोई नाम नहीं है लेकिन उसका राजा क्या है, बृहदत्त। और कैपिटल क्या है भैया, कैपिटल है उसका आपका गिरिवर्ज या राजगिरी, है ना। सेकंड नंबर का जो वंश आता है उस वंश का नाम क्या है, हरियंक वंश। हरियंक वंश उसके जो राजा है, राजा कौन है, बिंबिसार, और कैपिटल क्या है, राजगिरी। थर्ड नंबर का हरियंक के बाद कौन सा वंश आएगा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग के बाद उसके जो राजा कौन है, फाउंडर शिशुनाग, और कैपिटल क्या है, वैशाली। उसके बाद शिशुनाग के बाद कौन सा वंश आएगा, नंद वंश आएगा। नंद वंश, उसका जो फाउंडर राजा कौन है, महापद्मनाभ, है ना, और कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र। पांचवा जो मौर्य साम्राज्य आएगा वो पूरे भारत में राज करेगा, मौर्य साम्राज्य। उसका जो फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, और कैपिटल क्या रहेगा, पाटलिपुत्र। तो एक प्रश्न आया था यूपीपीएससी का कि जमाइए कि इसके बाद कौन सा वंश आया, इसके बाद कौन सा वंश आया, इसके बाद कौन सा वंश आया। तो पहला क्या था हमारा, पहला हमारा वंश है आपका सबसे प्राचीन वंश का, इस वंश का कोई नाम नहीं है, हरियंक आया, फिर शिशुनाग आया, फिर नंद आया, फिर मौर्य आया। अब चलिए डिटेल में इन सबको पढ़ते हैं। पहला आया हरियंक वंश। इस वंश का नाम पितृहंता वंश भी है। क्यों पितृहंता वंश है, इन लोग क्या करते थे कि जो बेटा था वो अपने पिता को मार देता था, तो पितृहंता वंश। तो पहले इसके सारे इंपॉर्टेंट राजा हम लोग पढ़ते हैं। जो पहला राजा था उसका नाम था बिंबिसार। देखिए एक होगा बिंबिसार, एक होगा बिंदुसार। बिंदुसार आएगा मौर्य वंश में, कंफ्यूज मत होइएगा, ये है बिंबिसार। बिंबिसार, उसका दूसरा नाम क्या है, श्रेणिक है। दूसरा राजा कौन है, इसका पुत्र कौन, अजात शत्रु। अजात शत्रु, ये अजात शत्रु क्या करेगा, बिंबिसार को मार देगा, तो कुपुत्र कहलाएगा। तो कुपुत्र से याद कीजिएगा, अजात शत्रु का दूसरा नाम क्या है, कुशिक या कुरीक। फिर क्या आएगा, इसका पुत्र कौन है, उदयन। ये क्या करेगा, ये फिर इसको मार देगा, किसको, आपका अजात शत्रु को मार देगा। फिर उसके बाद जो आखिरी राजा है वो क्या है, नागदशक। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब स्टार्टर कौन है आपका, हरियंक वंश का फाउंडर कौन है, स्टार्टिंग कौन करेगा, बिंबिसार। बिंबिसार क्या है, संस्थापक है। कैपिटल क्या रहेगी, राजगिरी रहेगी।
उस टाइम यह बौद्ध और महावीर के समकालीन था। याद देखिएगा, यह प्रश्न आ चुका है कि कौन सा राजा बौद्ध और महावीर के समकालीन था। कौन सा था? हरियंक राजा बिंबिसार था। और अब जो आपका बिंबिसार था, कौन से धर्म का अनुयायी था? कौन से धर्म का अनुयायी था बिंबिसार? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इन्होंने क्या? राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध एक समय बीमार पड़ गए थे, तो उनकी सेवा के लिए कौन? राजवैद्य जीवक को भेजा था, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, बिंबिसार के पास ऐसा क्या था कि बिंबिसार इस छोटे से मगध को चारों तरफ से बड़ा करने की स्टार्ट करेगा, बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो बिंबिसार के ना 3 नीति अपनाता था। पहला जो नीति था वैवाहिक संबंध। वो क्या किया? वह बिंबिसार पहले कौशल की राजकुमारी कोसला देवी से शादी करता है। पहला वैवाहिक संबंध कैसे? पहला तो भाई कोसला देवी से शादी करेगा, फिर लच्छवी की राजकुमारी चेलन्ना से शादी करेगा, फिर वैदेही की राजकुमारी वसावी से शादी करेगा, फिर मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा शादी करेगा। मतलब वो टोटल 4 शादी करेगा, ठीक है। पहला क्या? कोसला देवी, चेलन्ना, है ना, वासवी और क्षेमा, इन चारों से शादी करेगा। और दूसरी नीति क्या अपनाता था बिंबिसार? शक्तिशाली शासकों के साथ क्या करता था? वो शक्तिशाली शासकों के साथ मित्रता करता था। देखिए, जो इस समय सेकंड नंबर में इस षोडश महाजनपद पर जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था अवंती। मतलब पहले तो मगध शक्तिशाली था ही, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर में सबसे शक्तिशाली क्या था? अवंती था। तो अवंती से कर लेगा, वो दोस्ती कर लेगा। अवंती से क्या करेगा? अपना जो शाही चिकित्सक है, अवंती के राजा क्या नाम है आपका? चंद्रप्रद्युम्न के पास भेजता है। चंद्रप्रद्युम्न को हो जाता है पीलिया, तो पीलिया को ट्रीटमेंट के लिए वो क्या भेजता है? वो जीवक को भेजता है। कौन? बिंबिसार भेज रहा है। तीसरा क्या? कमजोर जो राजा है उन लोगों को मारपीट के खत्म कर देगा। तो कमजोर राजा है अंग को मारपीट के खत्म कर देगा। क्यों? अंग एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, देखिए कैसा दिमाग लगाया बिंबिसार। ये है भैया मगध, सबसे पहले ये बगल में अंग है, अंग को मार दिया, यहाँ पे आपका व्यापारिक केंद्र था, अंग को मार लिया। अब देखिए सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? अवंती वो क्या कर देगा भाई? आपका वैद्य भेज देगा जीवक को, तो इससे दोस्ती हो गया, तो इधर से सुरक्षित हो गया, वो दोस्ती हो गया। अब क्या करेगा? ये है कौशल की राजकुमारी शादी कर लेगा। और क्या करेगा? अच्छा, कौशल की राजकुमारी शादी करता है ना, तो उसको दहेज मिल जाता है काशी, तो ये पूरा आपका मगध हो जाता है ना। और ये इधर से दोस्ती कर ले, इधर से भी। अब क्या कर रहा है? आपका एक चेलम्मा शादी करता है, तो ये जो है वज्र की राजकुमारी, यहाँ पे वज्र की वो राजकुमारी है, लच्छवी देश की राजकुमारी, है ना, यहां से शादी करेगा। और एक मध्य देश की राजकुमारी शादी करता है। वो मध्य देश है कहां पे? ये पंजाब वाला एरिया, 6 माह शादी करेगा। तो देखिए इतना पूरा चारों तरफ से, ऊपर से भी सेफ हो गया, इधर से भी सेफ हो गया, इधर से भी सेफ हो गया, और उधर अगर कोई अफगानिस्तान से आ रहा तो उससे भी सेफ हो गया, सब तरफ से भी सेफ हो गया। इसीलिए यह इतना बड़ा एम्पायर बना पाता है। अब ये सबसे तो बच जाता है, लेकिन अपने बच्चे से ही नहीं बच पाता है, इसका बच्चा ही इसको मार देगा। तो क्या होगा? अजात शत्रु आएगा। अजात शत्रु क्या करेगा? अपने पिता को ही मार देगा, अपने पिता को ही हत्या, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब पूछेगा कि भैया अजात शत्रु कौन से धर्म का अनुयायी था? तो जो अजात शत्रु था वह भी बुद्ध धर्म का अनुयायी था, अजात शत्रु। अब अजात शत्रु के पास ऐसा क्या था कि वो और एक्सपांशन करता है एम्पायर का। अजात शत्रु, अगर आप बाहुबली देखे हैं तो बाहुबली में ये देखिए, ये जो था प्रभास, जब लड़ाई आता था क्या आया था वो, क्या नाम था उसका, जो भी आया था लड़ाई करने के लिए, तो क्या तो नाम था वो, काला काला जो आया था, ऐसे बोलता था वो, तो उसके ये वाला यूज किया था हथियार। तो जो अजात शत्रु है वह आधुनिक मशीनों का यूज करता था। क्या? महाशिला कंटक। इसमें आप पत्थर रखते थे और पत्थर ऐसे जाके फेंकाता था। ये आपका बाहुबली यूज किया था इसको, ये वाला पत्थर, ये वाला आपका मशीन। और अजात शत्रु किसका इस्तेमाल किया था? रथमूषल। ये दोनों क्वेश्चन है सीजीपीएससी का, यूपीएससी क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा राजा ये सब आपका हथियार, जैसे महाशिला कंटक है ना, और रथमूषल का इस्तेमाल किया था। रथमूषल क्या था? ये देखिए, ये भी आप उसमें देखोगे बाहुबली में। तो बाहुबली में जो रथमूषल हथियार था, वो भी ये सब जो आधुनिक हथियार था वो कौन यूज करता था? अजात शत्रु इस्तेमाल करता था, है ना, अजात शत्रु। अब अजात शत्रु कौन कौन से देश पर कब्जा किया था? वैशाली पर कब्जा किया था, काशी पर विजय प्राप्त किया था। अजात शत्रु के समय ही आपका गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो अजात शत्रु के समय ही बुद्ध काउंसिल फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट टाइम जो हुई थी बुद्ध काउंसिल फर्स्ट टाइम हुई थी। कहां पे हुई थी? राजगिरी में हुई थी। उसके अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, है ना। अब अजात शत्रु को भी क्या होगा? अजात शत्रु ने अपने पिता को मारा, तो अजात शत्रु का बेटा क्या करेगा? अजात शत्रु को मार देगा। तो अजात शत्रु की मृत्यु क्यों हुई? बेटे उदयन द्वारा हत्या, ठीक है, कर्मा काम किया। अब आ जाएगा उदयन। उदयन का आपको याद रखना है, उदयन ने आपका पाटलिपुत्र को बसाया था, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी, क्योंकि बाद में एक बार वैशाली कैपिटल बनेगा, फिर पाटलिपुत्र बन जाएगा, फिर बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र ही कैपिटल रहेगा। तो नई राजधानी बनाई थी क्या?
पाटलिपुत्र। गंगा और सोन नदी के संगम पर, ये क्वेश्चन आ चुका है कि पाटलिपुत्र कहां पे है, गंगा और सोन नदी के संगम पर। और एक सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि जो आपका बिंबिसार था वो क्या था, बुद्ध धर्म, अजात शत्रु क्या था, बुद्ध धर्म, लेकिन उदयन क्या था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा, मतलब ऊपर के दो राजा वो दोनों बुद्ध धर्म फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो उदयन था वह जैन धर्म को फॉलो कर रहा था, है ना। उसके बाद सब कमजोर शासक थे, है ना, कमजोर शासक थे, और इन लोग पितृ हत्या करते थे, तो सब लोग जनता बोलती यार ये बहुत खराब शासक लोग हैं लोग। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो एम्पायर है वो खत्म होते गया, और अंतिम शासक कौन था, नाग दशक। अब नाग दशक के साथ क्या होगा, नाग दशक का को उसका मंत्री कौन है, शिशुनाग। उसका जो मंत्री है उस टाइम अमात्य कहते थे, उसका मंत्री क्या करता है, नागदशक को मारता है और शिशुनाग वंश का स्टैब्लिश करता है। अब सेकंड नंबर पे अभी आप लोग हरियंक पढ़ लिए, अब सेकंड जो वंश है वो है शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग का फाउंडर कौन है, शिशुनाग वंश का फाउंडर कौन है, शिशुनाग ही है। इसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली कैपिटल थी, वैशाली कैपिटल। इस टाइम जो सबसे पावरफुल, मगध के बाद जो सबसे पावरफुल एम्पायर था अवंती, या अवंती के राजा को हराता था कौन, शिशुनाग। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मगध बड़ा नहीं हुआ रहता तो अवंती बड़ा होता, ठीक है। तो ये सबसे पावरफुल एम्पायर सेकंड नंबर का अवंती को हराता है, ठीक है। शिशुनाग जब अवंती को हराता है तो कहते हैं शिशुनाग का जो राज था वह बंगाल से लेकर मालवा, मतलब अगर मैं ऐसे भारत बनाऊं, ठीक है, तो ये बंगाल और ये मालवा कहां है, मालवा है आपका एमपी में, तो बंगाल से लेकर मालवा तक राज था किसका, शिशुनाग का। अब इसके बाद सेकंड राजा कौन आता है, काल अशोक आता है। काल अशोक की राजधानी क्या थी, काल अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। काल अशोक वापस पाटलिपुत्र राजधानी बना देता है। काल अशोक के समय द्वितीय बुद्ध काउंसिल होती है, सेकंड बुद्ध काउंसिल होती है। कहां होती है भैया, वैशाली में होती है ना। उसका जो प्रेसिडेंट है कौन है, आपका अध्यक्ष सभा कमी बुद्ध काउंसिल का। अब इसका भी अंतिम शासक कौन है, अब शिशुनाग वंश भी खत्म हो रहा है, इसका अंतिम शासक कौन है, नंदीवर्धन। हाँ, उसकी हत्या कौन करेगा, महापद्मनाभन हत्या करेगा और नंद वंश की स्टैब्लिश करेगा, नंद वंश का स्टैब्लिश होगा। अब नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्मनाभन, क्योंकि वही हत्या करता है, ठीक है। उसका अलग अलग नाम है, ये क्वेश्चन आ चुका सीजीपीएससी क्वेश्चन है कि महापद्मनाभन का अलग अलग नाम क्या है। एक है उग्रसेन, पाली ग्रंथ में लिखा हुआ है उग्रसेन, ठीक है। एक राट नाम है, पुराण में इसका नाम एक राट है, ठीक है। नंद वंश था, ये पहला वंश था जो क्षत्रिय नहीं थे, ये निम्न जाति के थे। ये प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश की स्थापना करता है, कौन, महापद्मनाभन, क्योंकि ये क्या था, ये क्षत्रिय नहीं था, ये निम्न जाति का था। ये भी प्रश्न आ चुका है। नंद वंश कलिंग और कौशल से लेकर मगध तक का अधिकरण किया। ये कहां लिखा हुआ है, हाथी गुफा शिलालेख। ये कलिंग राजा खारवेल का शिलालेख है, हाथी गुफा, उसमें लिखा हुआ है कि कलिंग और कौशल से लेकर मगध तक इसका अधिकरण था। ऐसा जब भी कोई शिलालेख में कुछ चीज लिखा हुआ रहता है ना, तो सीजीपीएससी का वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सीजीपीएससी को वैसे क्वेश्चन से बहुत प्यार है, तो याद रखिएगा, कलिंग और कौशल से लेकर मगध तक का अधिकरण था किसका, महापद्मनाभन का। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा आपका अंतिम शासक धनानंद आएगा। जो धनानंद आएगा इस समय क्या आएगा ना, इस समय आपका अलेक्जेंडर जो है, आपका अलेक्जेंडर है जो सिकंदर के ये क्या समकालीन था। तो अलेक्जेंडर क्या करता है, इंडिया पर अटैक करता है। ये है हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है, अगर आप देखिएगा तो ये है हमारा प्यारा इंडिया। तो अलेक्जेंडर ना यहां वाला एरिया, इस टाइम में ये पाकिस्तान वाला एरिया भी इंडिया में था, तो अलेक्जेंडर ऐसे अटैक करता है, ब्यास नदी तक आता है, अटैक करता है, फिर वापस वहां से चल जाता है, तो ये क्या सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर का आक्रमण होता है, इसके समय, धनानंद के समय। इस प्रश्न आया चुका है कि कौन से राजा के समय आपका सिकंदर जो विश्व विजेता कहा जाता है, उसका अटैक हुआ था इंडिया में, कौन, धनानंद के समय, है ना। अब देखिए सिकंदर कहां से था, ग्रीक के साथ था। तो अब जो राजा आएंगे ना, तो ग्रीक राइटर इनका नाम अलग अलग नाम देंगे। तो आपका जो धनानंद का अलग नाम क्या है, अग्रिमीज, अजीब का नाम है अग्रिमीज, क्यों, क्योंकि ये कुछ ग्रीक वालों इसको नाम दिए धनानंद को, अग्रिमीज नाम है इसका, ठीक है। और ये क्या करता है, ये धनानंद ही चाणक्य का अपमान करता है। आप अगर टीवी सीरियल देखते होंगे तो आप देखे ही होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये चाणक्य का अपमान करता है और चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल देता है। तो चाणक्य ही बोलता है कि मैं आऊंगा और तेरे को हटा कर क्या एक नया वंश स्टैब्लिश करूंगा, और क्या होगा, वो मौर्य वंश स्टैब्लिश होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये धनानंद को पराजित करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है ना, याद रखिएगा। अब मौर्य वंश को हम लोग कल पढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मौर्य वंश बहुत बड़ा है और मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का कम से कम मैं 2 या 3 वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि मौर्य वंश से मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो मौर्य वंश से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि मौर्य वंश क्या था, वह पूरे भारत अफगानिस्तान में पूरा राज किया था। मौर्य वंश वो पहला एम्पायर था। अभी तक जो ये सब वंश है, ये डायनेस्टी है, मौर्य वंश पूरे भारत पर राज करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सीजी व्यापम 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस
किस मगध शासक को अपने पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया था तथा भूख से मार डाला था? ठीक है, कौन सा मगध शासक था जिसको अजातशत्रु बंदी बनाया था? ये क्वेश्चन कहाँ का है? सीजी व्यापम का है। तो बिंदुसार, बिंबिसार 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 ने, देखिए यही कंफ्यूज समझेगा, बिंदुसार और बिंबिसार। बिंबिसार था, बिंदुसार क्या है? मौर्य है, मौर्य राजा है। बिंबिसार। चलिए आगे, सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2014 क्वेश्चन है, क्या है? किस शासक ने पाटलिपुत्र को राजधानी स्थापित किया था? अशोक है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त है, उदयन है। तो उदयन ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, इससे जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। कल हम लोग मिलते हैं, मौर्य वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश का 2 वीडियो आएगा, आप जरूर देखिएगा। मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट वंश है। ठीक है, तब तक के लिए कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।